अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। प्रोग्राम में हमने आज बात करनी है बलूचिस्तान में मानसून की बारिशों ने तबाही मचा कर रखी है। हलाकतें रिपोर्ट हो रही हैं 100 से ज़्यादा। वहाँ पर क्या काविशें हो रही हैं लोगों को रेस्क्यू एंड रिलीफ करने के लिए। अपने तज्जियाकारों से ज़रा इसके ऊपर नज़र डालेंगे, पूछेंगे पूरी सिचुएशन में कहाँ तक क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है इसके लिए खासकर पेश किए इक़दामात। सबसे पहले ज़रा बात करते हैं कि मुल्क में आगे क्या होने वाला है और जो मुल्की मसाइल हैं सारे के सारे, क्योंकि सबकी तवज्जो इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप हो, आपकी फेडरेशन में बैठी हुई है, सूबों में सबकी तवज्जो इस वक्त सियासी मामलात के ऊपर है। तो ज़रा इसी को हल करने के लिए सबसे पहले पूछ लेते हैं कि क्या हो। कल इमरान खान ने यौम तशक्कुर मनाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और बात करते हुए इमरान खान ने ये कहा कि उनसे पूछा जाता है कि एक सियासतदान होते हुए आप कैसे बात नहीं कर सकते मुखालिफिन से, तो वो सबको ये कहते हैं कि एक सियासतदान सबसे बात कर सकता है, एक सियासतदान हर किसी से बात करने को तैयार है। मैं किसी से बात करने को तैयार हूँ, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो अलहदगी पसंद ग्रोह हो, लेकिन डाकुओं से बात कैसे हो सकती है। फिर उन्होंने सवाल किया, उन्होंने कहा कि डाकू अगर आपका घर लूटने आए तो क्या आप उनसे बात करेंगे। उन्होंने कहा ये बिल्कुल नहीं हो सकता, कानून की गिरफ्त में लाना चाहिए डाकुओं को, उनके ऊपर तो कानून का शिकंजा सख्त होना चाहिए, उनसे बात नहीं हो सकती। लेकिन फिर मामलात आगे कैसे हल हों, ये बहुत बड़ा सवाल। दरमियान में हमने देखा कि ये भी बातें हो रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुखात करती है, कल भी इलेक्शंस का मुतालबा दोहराया, इंतखाबी इस्लाहात की भी बात करते हैं, जैसे मुल्क में जुडिशल रिफॉर्म्स की भी अब बात हो रही है। इस सब के लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आके कंसेंसस करना होगा। लेकिन ये जिस तरह से माहौल बन रहा है सारा, क्या इमरान खान के इस बयान के बाद तहरीक इंसाफ और हुकूमत का एक पेज पर आना मुमकिन है? हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे तज्जियाकारों के पास। पैनल पर आज साथ दे रही हैं बेनज़ीर शाह साहबा, मज़हर अब्बास साहब कराची स्टूडियो से हमारे साथ हैं, हफीजुल्लाह नियाजी साहब लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन किए हुए हैं, और अतर काज़मी साहब स्काइप के थ्रू हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आप बताइएगा अतर साहब, कल भी खान साहब ने दोहराया कि मैं हर किसी से बात करने को तैयार हूँ, इंतहा पसंदों तक बात करने से तैयार हूँ, लेकिन ये जो डाकू हैं, ऑपोजिशन की तरफ इशारा करते हुए, हुकूमत की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा उनसे बात नहीं हो सकती है। तो इस तरह से मामलात कैसे आगे चलेंगे? देखिए, एक तो ये खान साहब का दरीना मौकिफ है, वो ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर जितनी खराबियां हैं उनके जिम्मेदार ये लोग हैं, और दूसरी तरफ वो लोग ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर जितनी इस वक्त खराबियां हैं उसका जिम्मेदार इमरान खान है। तो दोनों का आपस में बात करना और ये कहना कि हम बात करके मसाइल हल करेंगे, मेरे ख्याल में वो कोई सेंस नहीं बनाता। दूसरी जो उन्होंने बात की है, बलूचिस्तान के हवाले से बात की, तालिबान के हवाले से बात की, ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जिनकी कोई ना कोई ग्रीवियंस है। ये यहाँ पे हुक्मरान नहीं रहे। दूसरी तरफ वो जिनसे बात ना करने की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे हुक्मरान रहे हैं। बहुत सारे मसाइल उनकी वजह से जन्म लिया है। तो अगर वो दोनों जमातों को भी आप देख लें तो क्या जरूरी है कि उनकी जो लीडरशिप, जिनके ऊपर करप्शन के मुकदमात हैं, उनसे बात हो? इसलिए कि तासुर ये दिया जाता है कि वो किसी से भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जमात के अंदर जो दीगर लोग हैं उनसे बात हो सकती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि वो लोग जिनके ऊपर मुकदमात हैं, जिनके हवाले से उनका पूरा सियासी बयानिया ये है कि इनकी वजह से मुल्क तबाह हुआ, तो उसी से बात की जाए, तो मुझे नहीं लगता कि उससे वो बात करेंगे, किसी तरीके से ये चीज आगे बढ़ेगी। और दूसरी तरफ अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी भी ये कहती है कि हम इमरान खान से बात करेंगे, तो फिर आप उससे क्या हल निकालेंगे जिसकी वजह से आप ये कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर ये हालत है? तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं नजर आता कि वो बात करेंगे आगे, और मेरा जो जाती इसमें राय है वो भी यही है कि उनको इनसे बात करनी भी नहीं चाहिए इन मामलात के ऊपर। हाँ, दीगर मामलात के ऊपर पार्टी से बात हो सकती है। अच्छा, लेकिन मुझे ये भी नहीं समझ आई, थोड़ी सी इसको थोड़ा सा वाजे कीजिएगा अथर, कि लीडरशिप से बात ना करें, जो पार्टी के दीगर रहनुमा हैं, क़यादत है, वो आपस में बातचीत कर ले, ये कैसे होगा? अगर लीडर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा तो फिर ये सारे की सारी बातचीत नतीजा खेज कैसे होगी? वही मैं कह रहा हूं कि जो पार्टी है वो ये समझती है कि सिर्फ इसमें नवाज शरीफ साहब के मौकिफ सामने आएगा या जरदारी साहब का मौकिफ सामने आएगा, तो पार्टियों ने भी अपने आप को सामने पेश करना है एज ए पार्टी। वो इनफरादी जो हैसियत है पार्टियों की, वो जिसके अंदर फर्द ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जब तक खत्म नहीं होगी तो मुझे बातचीत होते हुए नजर नहीं आती। और दूसरी अगेन ये बात है, ये हुक्मरान तबका रहा है, ये टोटली डिफरेंट चीज है। दूसरी तरफ वो लोग हैं, चाहे तालिबान हो या बलोच हो, जिनके मसाइल रहे, उनके साथ तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन जिनकी वजह से मसाइल रहे उनसे बात करके आप किस तरह मसाइल को हल करेंगे? तो ये मौकिफ है, ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ है आपकी राय में। बेनजीर, क्या आप भी यही समझती हैं कि बातचीत नहीं हो सकती, मुमकिन ही नहीं है एक पेज पर आना?
अलीना, मेरे ख्याल से तो इमरान खान साहब ने खुद ही आपके सवाल का जवाब दे दिया है कि मैं इनसे बात नहीं करूंगा। मैं दहशतगर्दों से बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं सियासतदानों से, जिनको मैं चोर समझता हूँ, जिन पे अभी तक साबित नहीं हुआ, उनसे मैं बात नहीं करूंगा। अच्छा, पहली बात तो अजीब सी बात यह है कि जिनको वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, उनको सपोर्ट करके उन्होंने पंजाब का वजीर आला बना दिया। लेकिन वो चोरों से बात नहीं करेंगे, डाकुओं से बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो इमरान खान साहब जो है ना, वो एक गेम खेल रहे हैं अलीना, और उस गेम का नाम है गुड डाकू बैड डाकू। जो मेरे साथ है वो अच्छा डाकू है, जो मेरे खिलाफ है वो बुरा डाकू है। अब शहबाज शरीफ साहब का मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो आपको याद आ जाता है, ठीक है, वो अदालत में चल भी रहा है, लेकिन आज तक आपने मोहन सलाई साहब से पूछा कि आपका पिंडोरा पेपर्स में नाम क्यों था, या शौकत तरीन साहब से पूछा कि जाके अपना नाम क्लियर कराए? तो ये एक बहुत बड़ा सा। दूसरी बात अलीना ये है, और ये बात पहले, ये बयान पहले भी इमरान खान साहब बहुत बार दे चुके हैं, और अब मेरे ख्याल से काफी हद तक ये वाजे हो गया है कि इमरान खान साहब के लिए कत्ल इतना बड़ा जुर्म नहीं है, चोरी ज्यादा बड़ा जुर्म है। दहशतगर्द आपके जाके मासूम बच्चों को कत्ल करें, वो इतना बड़ा जुर्म नहीं है, लेकिन मैं चोरों से बात नहीं करूंगा। वो आपकी आइन और कानून को नहीं मानते, लेकिन मैं उनसे फिर भी बात कर लूंगा। तो ये जो है ना, ये एक बहुत, मेरे ख्याल से जो इमरान खान साहब के जो पसंदीदा टीवी एंकर्स हैं और जो जर्नलिस्ट हैं, उनको उनसे अगली बार जब वो उनका इंटरव्यू करे तो उनसे ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, और ये मैं बड़ा सीरियस सवाल पूछ रही हूँ, और वो ये कि क्या वो वाकई में जमहूरियत में यकीन रखते हैं या नहीं। क्योंकि जिनको वो चोर और डाकू कह रहे हैं, वो लोगों का वोट लेके आए हैं, वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। तो ये एक बड़ा सीरियस सवाल है, क्योंकि वो ना ही इलेक्शन कमीशन में यकीन रखते हैं, ना वो मीडिया को मानते हैं, ना वो सुप्रीम कोर्ट पे भी उनको शक है, सियासतदानों पे भी उनको शक है। तो अगर ये जो जमहूरियत के जो सारे पिलर्स हैं, इनको वो नहीं मानते, तो क्या वो चाहते भी हैं कि मुल्क में जमहूरियत हो? दूसरी बात है लीना, जो उन्होंने बात कही, और वो बार बार कहते हैं कि आम इंतखाबात की तरफ जाए और फौरी आम इंतखाबात की तरफ जाए। बिल्कुल ठीक है, आप चाहते हैं, आपका ये बहुत बड़ा मुतालबा है, लेकिन उसके लिए आप कर क्या रहे हैं? आप नेशनल असेंबली में नहीं है। कल एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होता है, और राजा रियाज साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुशावरत होती है, और वो अपॉइंट कर देते हैं। आप क्या उसको मानेंगे? नहीं। ये बड़ा सवाल है कि किस तरह से होगा, होगा किस तरह से? मजहर अब्बास साहब की तरफ ये चीज देखी जाती है। मजहर साहब, आप ऑपोजिशन लीडर तो है ना, नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस अमल का हिस्सा नहीं है, तो फिर तो मसला वहीं पे आके खड़ा होगा ना। एग्जैक्टली अलीना, तो फिर अगर वो इस सवाल जो, हाँ, एक सेकंड अपनी बात मुकम्मल कर लूं। जो दूसरा सवाल उनके पसंदीदा एंकर से उनसे पूछना चाहिए, वो ये कि क्या वाकई में चाहते हैं कि फौरी इलेक्शन हो, और अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? वैसे जिस तरह के इकदाम कर रहे हैं परवेज इलाही साहब पंजाब में बैठ के, उससे तो ऐसे इशारे मिलते हैं कि शायद अभी ये समझ रहे हैं कि थोड़ा सा आगे इसको प्रोलॉन्ग करें। इसके ऊपर भी आगे जाके बात करते हैं। मजहर अब्बास साहब अभी पिछले दिनों में लाहौर में भी रहे, इस्लामाबाद में भी बड़ी उनकी बातें शातें भी हुई हैं। मजहर साहब, आप बताएं वहाँ पर इस सिलसिले में क्या बातचीत चल रही है? क्योंकि सहाफ़ियों से भी बात की गुज़श्ता दिनों में सदर मुमलिकत ने, उन्होंने तो यहाँ तक इशारा दिया कि कुछ अगर बातचीत के लिए हुकूमत और PTI में सालिसी की ज़रूरत हो तो वो एक किरदार भी अदा कर सकते हैं। क्या चल रहा है? क्या ये गुंजाइश है? ये क्या खान साहब का बयान सिर्फ एक नैरेटिव है, एक सियासी हैसियत में दे रहे हैं, और वाकई में गुंजाइश है कि मिल बैठकर आगे बात होकर मामला आगे बढ़ सकते हैं? अच्छा, जवाब तो मेरा नहीं में है क्योंकि जाहिर है एक पेज पे आते हुए मुझे नहीं लग रहे, और पेज का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी की पोजीशन को एक्सेप्ट करते हैं। जब आप मुज़ाकरात में जाते हैं तो ये नहीं होता कि आपके जहन में होता है कि मैं एक चोर और डाकू से बात कर रहा हूँ, आपके जहन में होता है कि मैं एक लाडले से बात कर रहा हूँ। उसके बावजूद बातचीत होती है, दुनिया भर में होती है, पाकिस्तान में भी होती है बातचीत, ठीक है। लेकिन इमरान खान साहब की एक पोजीशन है, वो नहीं बात करना चाहते, ना बात करें। लेकिन अभी जिस तरह बेनज़ीर भी कह रही थी, देखिए PTI के अंदर भी ये बात है कि चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान की गुड बुक में इवन पिछले 3 साल में भी नहीं थे। इमरान खान तकरीबन 1.5 साल तक उन्होंने चौधरीज़ को विजिट तक नहीं किया था, गुफ्तगू नहीं करते थे, और ये चौधरी परवेज़ इलाही खुद कहते रहे हैं, मुझसे ज़ाती तौर पे उन्होंने कहा कि ये पता नहीं किस वक्त नीचे आएंगे, उस वक्त इनसे गुफ्तगू होगी। और फिर इमरान खान जब प्रॉब्लम में आए तो इमरान खान ने उसी चोर डाकू को, जिसको चोर डाकू कहते थे, उसको इस सूबे का वजीर आला बनाया।
तो जब एक चीज आती है, दोनों साइड से हमने देखा ना, उधर भी वो नापियां चेंज करने के बयान दे रहे थे। मैं वही कह रहा हूं, खान साहब ने भी बड़ी बात मुकम्मल होने दे। इसी तरीके से जो इस वक्त पीडीएम की पार्टीज बैठी हुई हैं, और ये मेरा पहले दिन का मौक़िफ़ है कि सियासी अदम एतमाद की तहरीक इस पीडीएम को ले बैठी है। पीएमएलएन के अंदर इतनी शदीद जो है इस बात पर वो है कि सबसे ज़्यादा नुकसान शहबाज शरीफ और उसके बाद हमजा शहबाज साहब ने पहुंचाया है पीएमएलएन को। जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है, 17 जुलाई के बाद पीएमएलएन के लिए बहुत वाज़े मौक़िफ़ था, वाज़े लाइन थी। उसके बाद जो कुछ हुआ, उसके बाद जो आसिफ जरदारी साहब चौधरी शुजात से जाके क्या हासिल किया आपने? उनके 10 वोट हासिल कर लिए, 10 वोट नहीं वो हुए। अब पहले इलेक्शन हो गया, उसके बाद रूलिंग दे रहे हैं डिप्टी स्पीकर। पहले तो आपने अनाउंस कर दिया रिजल्ट, आपने रिजल्ट कैसे अनाउंस कर दिया? और रिजल्ट अनाउंस करने के बाद आप कह रहे हैं कि ये 10 वोट वो कर दें। तो टोटल केओस है। और मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ ये हो रही है अलीना कि ये पाकिस्तान की मुकम्मल पूरी सियासी क़यादत, चाहे वो पीडीएम की हो या पीटीआई की हो, मुझे बताएं कोई एक लीडर बलूचिस्तान गया है? किसी 100-150 लोग जो है वो पिछली बारिशों में मर गए, हजारों लोग बेघर हो गए। और सर मैं यही चाहती हूं कि हम ये इस्लामाबाद की पॉलिटिक्स में हम उनको भूल ही गए हैं कि बलूचिस्तान इस मुल्क का एक सूबा है जो इस वक्त सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। लेकिन हमें पॉलिटिक्स से मतलब है ना, हमें ये मतलब है हम बैठ के आके कौम से खिताब कर लें, वजीर आजम असेंबली में खिताब कर लें, बिलावल भुट्टो असेंबली में, जाओ बलूचिस्तान पहले उनको हेल्प करो। हाँ, तो मुझे नहीं लगता देखिए आप टेररिस्ट से गुफ्तगू सबसे गुफ्तगू होनी चाहिए। नहज के ऊपर पहुंचा रहे हैं, न्यायी साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। हाँ, न्यायी साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। न्यायी साहब, खान साहब ने कल कहा कि जो बिके हैं उन्होंने शिरक किया है, खौफ के बुत की पूजा करना छोड़ दें। जब इस नहज पर मामलात चले गए हैं और दूसरी तरफ से आज हमने देखा राना साहब ने भी ये कहा तो कि ठीक है आना पड़ेगा आपको मेज़ के ऊपर अगर आपने ये बातें करनी है, इलेक्शंस चाहते हैं, हमारी भी डिमांड इलेक्शन है, लेकिन फिर साथ ही एक तल्ख जुमला भी बोल दिया उससे पहले भी। किस तरह से मामला होगा? आपके पास इससे मुतल्लिक क्या खबरें हैं? कुछ नर्म मुदाखलत की खबरें भी बड़ी गर्म थी, क्या समझते हैं किस तरह से क्या मुमकिन है एक पेज पर आना? वैसे तो जो है आधा घंटा चाहिए इंशाल्लाह आप मुझे देंगी इमरान खान साहब की कल की तकरीर के बारे में उनकी मदद सराई करने के लिए। सर पूरा प्रोग्राम आधे घंटे का नहीं है, मैं आपको कहा से पहले तो ये है कि मुझे अच्छा लगा अमेरिका की मदद सराई और रब्तुल लिसान। कल वो इस तरह तकरीर कर रहे थे जैसे वज़ीर आज़म बनने से पहले उन्होंने की थी, अपनी वो पॉलिसी बता रहे थे, मुल्कों के साथ तल्लुकात। तो कल अच्छा लगा कि कैसे किस खूबसूरती से ये बंदा अपना माल बेचता है। ये बंदा इजलत में है। इजलत में क्यों है? कि झूठ के ऊपर बयानियाँ कायम है। जब मैं झूठ बोलूँगा ना तो मैं काम जल्दी ख़त्म कराना चाहूँगा। गैर कानूनी मुतालबात करने की दो सूरतें हैं, या ये बंदा पाकिस्तान के आईन और कानून से वाकिफ़ नहीं है, या ये उसको जूते की नोक पे रखता है और परवाह नहीं करता, या जाहिल है या बदनीयत है। और तीसरी चीज़ उसने कही है जो मैं जिसे मेरे रोंगटे खड़े कर दिए, सिंधु देश। ये बात उसने ऐसे नहीं की कि मुंह से निकल गई हो। उसको किससे बताया कि हमारे यहाँ सिंधु देश का मसला चल रहा है? इसको तो दफन हुए मेरे ख्याल है कुछ 4 दहाइयाँ तो मेरे सामने होंगे। भुट्टो साहब के दौर में ही भुट्टो साहब ने इसको दफना दिया था, अगर किसी ने कुछ सर उठाया था। एक और तारीख है, आप बिल्कुल बात ना करें, आपका हक पहुंचता है, लेकिन अभी चोरी का हिसाब दें। आपको ये क्या हक पहुंचता है कि आपका पहली नशरी तकरीर में कई वज़ीर आज़म बनते हुए कि सबसे पहले मैं एहतसाब लूंगा? हदीस है मुबारक सुन लें। ये कल की निशानी होती है कि तोड़ मोड़ के चीजें लोगों को अपने मानने वाले बैठे होते हैं, जिनको जो बायोपिक थिंकिंग होते हैं, जो दौलत शाह के चूहे बनाए होते हैं ताकि उनको अजबर कराए। क्या फरमा रहे? जब एक मुजरिम आया और उसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजा दी तो कुरैश के बड़े बड़े सरदार आए, उन्होंने कहा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बहुत बड़े सरदार का माल बच्चा है। उन्होंने कहा खुदा की कसम अगर आज फातिमा भी होती तो मैं उसका हाथ कटवा देता। तुम्हारे से पहले कौमें इसलिए तबाह हुई है कि उनके बड़ों ने मुजरिम किया तो छोड़ दिए गए हैं। मुझे बताओ, आपके मुंह में
क्या मिनमिन है कि आप कहते हो कि बीआरटी का हिसाब ना दो? पार्टी फंडिंग केस के अंदर क्यों नहीं कहते इलेक्शन कमीशन मेरा हिसाब करो? कहोगे कमीशन बनाओ, मुझे से इलेक्शन कमीशन में एतबार नहीं है। इलेक्शन कमीशन को आपको नहीं पता सुप्रीम जुडिशल कौन से हटाती है? आप कहते हो मैं हटाना चाहता हूं। आप इस पाकिस्तान के आईन के साथ, कानून के साथ, अखलाकियात के साथ आप हिसाब नहीं देते हो बीआरटी का, आप मालूम जमा का हिसाब नहीं देते हो, आप पार्टी फंडिंग का हिसाब नहीं देते हो, आप टीटीओ का हिसाब नहीं देते हो। परवेज इलाही से माफी मांगे बगैर आपने उसको जफ्फा डाल दिया। यार इस बंदे ने इंसान पाकिस्तान को क्या तमाशे बनाए हुए हैं। आप बिल्कुल इसे बात ना करें, लेकिन अपना हिसाब दे छोड़िएगा। आपने 50 अरब रुपया 150 मिलियन पाउंड इंग्लैंड से आया, इसको क्या हक पहुंचता है कि उसके साथ अलकायदा यूएसए की 500 एकड़ जमीन ले ले, 200 कनाल जमीन पर गोगी को दे दे, और उसके बाद 50 अरब रुपया पाकिस्तान के ढिकार मारे। नहीं मेरी बात सुने, एक बंदा 50 अरब ढिकार मारे बगैर खा गया, हिसाब नहीं देता। हमें अपने 3.5 साल दौरों का हिसाब नहीं देता, 9 साल के 10 साल के केपी के अंदर हुकूमत का हिसाब नहीं देता, तलाशी नहीं देता, और लोगों पे इल्जाम लगाता, लगाए इल्जाम किसी को ऊपर झूठ बोलने का, इसको जितना अल्लाह ने सौंप दे, लोगों के गंदे नाम रखता है, अपने बारे में कुर्बान के 2 बटन नहीं खोलता, कहां खड़ा है, इखलाक के किस प्यार पे है। सारे चोर डाकू आगे पीछे इकट्ठे किए हुए बंदे ने तमाशा बना के रखते पूरी कौम का। इसने सारा पाकिस्तान में, मैं खुदा गवाह के लेक्चर लेके सो रहा हूं, मुझे सिर्फ ये बता दें, इस शख्स की वजह से पाकिस्तान को जहां से पाकिस्तान पहुंचाया, जहां से मैंने मुल्क को पहुंचाया, ये एक मुजरिम है। ये बता दें यहाँ न्याय साहब आपका पॉइंट आ गया सर मुझे यहाँ से बता दें, यहाँ से आगे हल क्या है सर? क्या हम इसी क्या कहेंगे? जवाब दे दें यार, खुदा के पास इतना इखलास दिखाएं कि कहें कि मैं जाके हिसाब दूंगा पार्टी फंडिंग का, क्या फर्क पड़ता है? चोरी नहीं की अलीना, मैं आप तो दे जवाब इनको, कह दे अतर को कह दे आगे जवाब दे दे। अच्छा मुझे एक ब्रेक अलाउ कीजिएगा जी। अच्छा मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है जी। ये जो हम सिचुएशन इस वक्त देख रहे हैं, दोनों, एक तरफ हुकूमत इत्तेहाद है, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कहती है वो उनको मानती नहीं है, वो कहती है इनको हटा दो, इनको गिरफ्तार कर लो। हुकूमती इत्तेहाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मानता, वो कहता है कि जी इनकी कोई गुंजाइश ही नहीं रहनी चाहिए। इस तरह से मामला किस तरह आगे चल सकते हैं? एक छोटी सी ब्रेक लेनी, मजीद इसके ऊपर बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं कि ये 2 हाथियों की लड़ाई और इसमें खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ेगा। बड़ा ज़रूरी है यहाँ पर कि किसी तरह से ये रिजॉल्व हो और आगे चला जाए, ताकि जो असल इश्यूज़ हैं मुल्क के उनकी तरफ तवज्जो हो। लेकिन तमाम एनालिस्ट जो है हमारे पैनल के ऊपर, वो इसे अग्री नहीं करते कि जिस नहज तक मामलात हो गए हैं वहाँ से ख़ास तौर पर खान साहब बैक डाउन करेंगे या 2 कदम पीछे आएंगे। अजहर काज़मी साहब, रेलेवेंट पॉइंट्स उठाए मेरे तीनों एनालिस्ट ने, क्या आप जवाब देना चाहेंगे? खासतौर पे जब बेनज़ीर कहती हैं कि ये क्या मंतक हुई कि गुड डाकू बैड डाकू वाली अब जो आ गई है, खान साहब अपने लिए सब कुछ जायज़ है और दूसरों के ऊपर फिर वो सवाल उठाते। देखिए, मैं न्याजी साहब ने भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए, मैं उसके ऊपर भी बात करना चाहूंगा। न्याजी साहब ने ये कहा कि इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं वो शाहदौले की चूहे हैं। वो देखिए, ये बात बड़ी बार बार कही जाती है कि ये सियासी जमात नहीं है, इसका कल्ट है। तो क्या वो लोग जो नंगे पांव भूखे पेट 8-8 करोड़ की लैंड क्रूजर के आगे जिए भुट्टो या फिर मियां दे नारे लगा रहे होंगे, वो जो है बाशऊर हैं, वो सियासी वर्कर हैं, लेकिन जो इमरान खान की बात माने वो जो है कल्ट है या फिर वो शाहदौले का चूहा है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे हमें थोड़ी सी ज्यादती कर देते हैं। और दूसरा, न्याजी साहब ने हिसाब मांगा कि इमरान खान इस चीज का भी हिसाब दे, उस चीज का भी हिसाब दे। भाई हुकूमत उनसे हिसाब ले ना। जिस फरा गोगी का बार बार जिक्र करते थे, उसके सुसर को तो आपने काबीना में शामिल कर दिया। खुदा गवाह के अतर यार, यू आर ए थारो जेंटलमैन, इतने खुदा गवाह के मेरे देखे अतर, आप मेरे बेटे हो, सर। आपसे मेरा हिसाब नहीं मांगा जाएगा, आपके वाले साहब का नहीं मांगा जाएगा, मेरे से मेरे बेटे का हिसाब मांगा जाएगा। अगर मेरा बेटा आज को गलत हरकत करता है जिसको मैंने नहीं भी सिखाया, तो फिर भी अल्लाह के यहाँ मैं जवाब दूँ, ये बड़ी सराह से बताया गया है। यकीन मानो मुझे, प्लीज आप ठंडे दिल से सोचो कि आप ये सारी बातें मैं ये मानता हूँ, बिल्कुल आप सही कह रहे होंगे। मैं उस वक्त सच मानूंगा जब आप कहेंगे कि मैं ये बात जाके इमरान खान से कहूँगा कि आप वॉलंटियरली करें। क्या फ़र्क पड़ता है अगर रज़ाकाराना तौर पर बता दें कि मैं इतना नेक साले आदमी हूँ, मैंने ये काम किए हैं। ये जो फ़र्क गोगी का मामला है जिसको डिफेंड कर रहे हैं, कभी तरीके साहब को बंदा ऐसा भी है जो समझाता कि खुदा के वास्ते पहलू तय करें। यहाँ पे पता नहीं मदर साहब ने या
किसी ने कहा है कि जी जहांगीर तरीन साहब से को क्यों नहीं किया जब नाम आया है। इन्होंने जाके अलीम खान जहांगीर तरीन को जलसों में डिफेंड किए हुए है अलीना, ये सारा कुछ किया। मैंने कहा आपने जो इतने हाई मॉरल स्टैंडर्ड ग्राउंड्स पैदा किए हैं, मैं तो किसी को तबलीग दीन ना करूं। मैंने तो ये सुना है कि जब बुजुर्ग किसी को तबलीग करते थे और अगर किसी को तो पहले अपनी आदत अपनी खुद खत्म करते थे, फिर नसीहत किया करते थे। अच्छा देखिए, जहां तक इमरान खान, चलो छोड़ो, एक बात मेरी और सुन लें, एक और सुन लें। परवेज इलाही, मुझे आप बता दें, परवेज इलाही पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है या नहीं है, ये आप बता दें। इतना बस ये जवाब, मैं मुतमईन हो जाऊंगा। मैंने तो ना कभी उनको खुदा नहीं प्लीज, आपके पास आप उर्दू और अंग्रेजी लुगत में दोनों में 20-20 हज़ार वर्ड्स आते हैं, आप ऐसे ना करें। मुझे पता है आप उर्दू अंग्रेजी दोनों में 20,000 लफ्ज यूज कर सकते हैं। ये बताएं परवेज इलाही पंजाब का नंबर 1 डाकू है या नहीं है इमरान खान की नजर में? प्लीज कोई फर्क नहीं, बता रिजोल्व कर देते हैं, हो सकता है ना हो। मैं देखे अच्छा चलो फर्क किया, इमरान खान साहब को माफी मांगनी, प्लीज ये इमरान खान साहब को उनसे माफी मांगनी चाहिए। नहीं देखो, हमारा टॉपिक लीना, हमारा टॉपिक ये है कि चोर और डाकू। आज हमारा टॉपिक जो है चोर और डाकू, असल क्रक्स है हमारे टॉपिक का। मुझे ये बता दें कि परवेज इलाही साहब पे इमरान खान को माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? सर हम जहां से देख रहे हैं वहां से हम जहां से देख रहे हैं वहां पर नजर आता है कि एक दूसरे को चोर कहते हैं और नहीं आप ये ना वो कहते नहीं, वो तो कहता है, वो नहीं कहता, वो कहता है मैं रियासत मदीना का पता नहीं क्या हूँ, रियासत मदीना वाला हूँ। सर देखिए पॉलिटिकल नैरेटिव्स होते हैं सर, एक मिनट अलीना आप उनको जवाब देने दे, पॉलिटिकल नैरेटिव्स होते हैं, लेकिन अगर हम इंडिपेंडेंटली इसका जायजा लें डाकू है हमें हकायक भी सामने रखने चाहिए। अलीना उनको जवाब देने दे, परवेज इलाही डाकू है, वो कहते हैं मैंने नहीं कहा। न्याजी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान ने परवेज इलाही के हवाले से ये कह दिया। आज तक न्याजी साहब ने इसी पैशन से कभी जिक्र किया है कि जरदारी का पेट फाड़ के पैसे निकालने थे इन्होंने इमरान खान से हिसाब मांगा? इमरान खान की कौन सी जायदाद बाहर के मुल्क में निकल आई है? इसी मुल्क में बैठा है, नून लीग की हुकूमत है। मैं कह रहा हूँ कि अगर शहबाज शरीफ ने कहा है साथ बैठे शहबाज शरीफ माफी मांगे जरदारी से, मैं कहता हूँ माफी मांगे अगर उसने कहा है तो। मैं तो कह रहा हूँ किसी ने माफी मांगी सर, इमरान खान माफी मांगे, देखा कि मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ माफी मांगे जरदारी से, मैंने बात कही है। इमरान खान साहब से आप कहेंगे वो परवेज इलाही से माफी मांगे का नाम होता है मगर चोर और डाकू इतना सख्त गुनाह है, इतना सख्त गुनाह है, इस तरह की बातें करना। शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ मैं, आप उठा के अपने आप को काफी फायदा उठाने के लिए मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या वाकई में जायज है कि एक या किसी भी पार्टी के कारकुनान के लिए बिल्कुल उनको मखसूस कर देना और उनको बिलिटल करना? बेनजीर देखिए अलीना, ये जो हम बात यहाँ पे हो रही है कि वो भी चोर और डाकू के साथ बैठे हुए हैं, यहाँ पे इमरान खान साहब भी कुछ चोर और डाकू के साथ बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से ये एक फॉल्स इक्विवेलेंस है। इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब की पूरी जो सियासत है, जो पूरा बयानिया है, जो शुरू दिन से उनका रहा है, वो यही एक रहा है कि ये जो बाकी हैं ये सब चोर और डाकू हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरी पार्टी में ऐसे लोग नहीं है, इसलिए आप मुझे वोट दें। दूसरी बात जो उन्होंने कल कही कि ये जो है, जो ये MNAs हैं, MPs हैं, जिन्होंने अपना वोट बेचा है, वो उन्होंने शिरक किया है, जिन्होंने इनहराफ किया, बेके जो वो शिरक है। ये आप मुझे बताएं कि ये इनको आप जब वापस बुला रहे थे अपनी पार्टी में, जब आप जलसों में कह रहे थे कि अभी भी वापस आ सकते हैं, अभी भी वापस आ जाओ पार्टी में, तब आपको ये बात नहीं याद आई? तो जो न्याजी साहब की बात है वो बिल्कुल ठीक है, आपने इतना हाई मॉरल ग्राउंड लिया है और आपने अपनी पूरी सियासत उस हाई मॉरल ग्राउंड के इर्द गिर्द बनाई है, तो बाकी तो ये नहीं कहते कि ये चोर और डाकू हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। ओके मज़ा साहब, देखिए बुनियादी नुक्ता ये नहीं है कि कौन किसको क्या समझता है, बुनियादी नुक्ता यह है कि अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर रहते हुए भी मुज़ाकरात किए जाते हैं। अब आपने इलेक्शन कमीशन को अगर तब्दील करना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील करना है, नया चेयरमैन इलेक्शन कमीशन लाना है, नया चेयरमैन नैब लाना है, आगे चल के इंटरम गवर्नमेंट, इंटरम प्राइम मिनिस्टर के लिए अगर कंसेंसस बनाए, तो आप किससे गुफ्तगू करेंगे? हुकूमत अपोजिशन से गुफ्तगू करेगी ना। तो इमरान खान कैसे अवॉइड कर सकते हैं ये चीज? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि इमरान खान ये क्यों समझते हैं
कि अगर सामने आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ अगर बैठे होंगे आगे, सामने अगर कोई दूसरा बैठा होगा जिसके बारे में उनकी एक एक्सट्रीम पोजीशन है, तो वो एक्सट्रीम पोजीशन, उनसे ये नहीं कहा जा रहा कि आप अपनी एक्सट्रीम, बात सिर्फ इतनी हो रही है कि आइए इलेक्शन की डेट तय करते हैं, आइए इलेक्शन के बायलॉज तय करते हैं। सर ये बड़ी आपने अहम बात की और इसका अमली नमूना हमने देखा भी अभी जब सुप्रीम कोर्ट में गया जो हमजा शहबाज की वज़ारत आला का केस था, तो उसमें प्रिंसिपल पोजीशन से बैक डाउन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मान लिया उन्होंने ट्रस्टी वजीर आला हमजा शहबाज को, लेकिन उसका फायदा हुआ उनको पॉलिटिकली। उसके बाद देखें कि किस तरह से गेम टर्न अराउंड की इन्होंने। जिस तरह कह रहे हैं मजहर साहब कि बिल्कुल मुमकिन है, क्यों मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है? देखिए मैं 100% उनसे एग्री करता हूँ कि मुज़ाकरात तो होते ही वहां पे जहाँ पे इख्तलाफ हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर आपने कहा ना बात करना सेंस नहीं बनता। नहीं, मैं आगे वो उधर ही आ रहा हूँ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर पूरी आपकी इमारत खड़ी होती है, आपकी सियासत की, आपके बयानिए की। इमरान खान का बयानिया ये है कि ये लोग तमाम बुराइयों के जिम्मेदार हैं। अगर इन जमातों के अंदर नई क़यादत सामने आ जाती है तो मैं किसी से भी बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जिनके ऊपर मुकदमात हैं, उनके ऊपर जिसके ऊपर इल्जामात हैं, जिनकी वजह से हम इस नहज पे पहुंचे हैं, उनसे मैं बात करने दें। अतहर मुझे ये बताएं कि एक मिनट न्याजी साहब, एक मिनट, अतहर मुझे ये बताएं 2008 में और 2007 में इमरान खान नवाज शरीफ के इत्तेहादी थे या नहीं थे? केसेस तो उस वक्त भी थे, उस वक्त इत्तेहादी थे ना इमरान खान नवाज शरीफ के, तो उस वक्त क्या पोजीशन थी? न्याजी साहब ने भी बता दिया, चार्जशीट रखती कि इमरान खान के बयानिए में ये भी खराबी है, वो भी खराबी है, उसने माजी में ये किया, वो किया। भाई फिर इसका जज कौन होगा? इसका जज अवाम होगी। आज आप देखते हैं कि तमाम जमातें मिलकर एक तरफ खड़ी हैं, फिर भी इमरान खान उनको शिकस्त दे रहा है। तो आप अवाम के कलेक्टिव विजडम को यहाँ पे चैलेंज करते हैं ना। जब आप ये कहते हैं कि इमरान खान को आप मिलाते हैं दूसरे लोगों के साथ, आप उनकी हालत देखें और इमरान खान की हालत देखें कि आज बादशाह खान के वारिस जो हैं वो JUIF वालों के साथ बैठे, आपका पॉइंट आ गया, प्लीज लेट बेनजीर आंसर। के जानशीन जो है भुट्टो के साथ बैठे हुए, तो वो हमें नजर नहीं आ रहा। ऐसा क्यों है कि अवामी राय पर भी इमरान खान के हक में बेनजीर? नहीं, हमने एक तरह से मान लिया है कि वो बस चोर हैं और वो डाकू हैं। किस बुनियाद पे हमने मान लिया है? ऐसा कौन सा केस है जहाँ से फैसला आया है, जहाँ पे सजा हुई है, जिसने कहा हो? और अगर आप नवाज शरीफ साहब के केसेस की बात करेंगे तो वो अभी अदालत में दोबारा से रिव्यू हो रहे हैं। और जहां तक अवाम की बात है तो फिर ठीक है, जैसे अतर कह रहे हैं, फिर इमरान खान साहब आए, बैठे इनके साथ, फैसला करें और फिर अवाम के पास वापस जाए और अवाम को फैसला करने, तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है। न्यायी साहब आप जल्दी से एक जुमले में प्लीज अपना मुकम्मल कीजिएगा, एंड देन आई हैव टू टेक अ ब्रेक। अलीना, पहली बात तो यह है कि अतर साहब, मदद साहब ने एक बात बताई है, मार्च 2018 में चेयरिंग क्रास में, ये जिक्र मदद साहब ने पहले भी कभी किया था लेकिन आज नहीं दोहरा, इनके जहन से निकल गया। मार्च 2018 में जरदारी साहब ने, इमरान खान साहब ने तारुक कादरी साहब के जलसे में चेयरिंग क्रास में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जलसा किया, और ये झूठ बोलेगा, मैं 22 साल से वो कर रहा हूँ। फिर मदद साहब के इस नोटिस में एक और बात लाना चाहता हूँ। 98 में एक GDA बनी थी बेनज़ीर साहब की क़यादत में, जो कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ अवारी होटल में बेनज़ीर साहब ने एक मीटिंग कॉल की थी और सारी पार्टी को बुलाया था। इमरान साहब बनफ्स नफीस उसमें शरीक हुए थे, ये नए नए आए थे, उनको गालियाँ दे रहे थे। चुनाचे ये इमरान खान साहब के बारे में इनको हमेशा परेशानी रहेगी अतर साहब को, और हम सारे लोग जो उनको कभी सपोर्ट करने चाहते हैं कि उनकी कौन सी बात बताएंगे कि परवेज लाई डाकू या परवेज लाई वजीर आला, इमरान खान साहब बेनज़ीर साहब के साहब के साथ, या उनको गाली देने वाले। चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में साइन इसलिए नहीं थे, मेरा ख्याल है इस बाद में ड्राफ्ट हुआ। चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में मौजूद थे लंदन में बेनज़ीर साहब के साथ और उनके साथ। क्या इमरान खान स्कैंडिनेविया में सियासत कर रहा है? जो लोग मैदान में उतरे हुए तो इमरान खान उन्हीं के साथ पार्टी फंडिंग का हिसाब दे दें, ओपन शॉट कैसे पार्टी फंडिंग का हिसाब दे दें, लोगों को चोर जरूर कहें, लोगों को डाकू कहें, लोगों को गालियां दें, जो जुबान में आता है, जो अंदर है सबको निकाले, पार्टी फंडिंग का हिसाब दे दें। बहरहाल कहेंगे BRT के साथ मैं दूंगा, का फैसला महफूज है ना। इलेक्शन कमीशन भी तो नहीं सुना रहा, 7 साल से समाअत हो रही है, वो समाअत के बाद कुछ अल्लाह अल्लाह कचे इस नतीजे पे तो अब सुनाया नहीं जा रहा। और न सिर्फ ये बल्कि बाकी पार्टीज का भी इसी तरह से है कि क्या होना है उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, और आर्ग्यूमेंट यहाँ पर आके रुक जाता है। डिबेट को यहीं पे जी इसको कंक्लूड करते हैं। 3 एनालिस्ट एक तरफ और अतर काज़मी साहब का मौक़िफ़ इसके ऊपर थोड़ा सा मुख्तलिफ है। सोशल मीडिया पर बताइएगा हमें कि आप
किस राय से अग्री करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दूसरे सवाल के साथ वापस आएंगे फिर। कल धुआंधार कौमी असम्बली का इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बड़ी धुआंधार तकरीर की और साथ ही साथ मुतालबा किया कि अदालती इस्लाहात के लिए मूव किया जाए। इसके ऊपर एक करारदाद भी मंजूर कर ली गई है और पार्लिमानी कमेटी कायम की जाएगी। ये खबरें आ रही हैं कि वफाकी काबीना ने भी इस सिलसिले में फैसला कर लिया है। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने यह भी इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि 19वीं तरमीम जो की गई वो एक पीपल्स पार्टी की बड़ी गलती थी, लेकिन उनके ऊपर दबाव था कि अगर 19वीं तरमीम नहीं वो एक्सेप्ट करेंगे तो 18वीं तरमीम को भी उड़ा दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अदलिया के पास इतने इख्तियारात आ गए कि नई 58(2)B तो अदालत लगाने के इख्तियार में है। अब सदर से हट के अदालत के पास आ गए इख्तियारात। तो ये जो अब करने जा रहे हैं, एटलीस्ट जिसके लिए कोशिशें कर रहे हैं इस्लाहात, अदालती इस्लाहात, क्या ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक है या फिर ये संजीदा है हुकूमत इन कोशिशों के अंदर? अपने तज्जियाकारों से उनकी राय जानेंगे। यही दो ऑप्शंस हैं। बेनज़ीर, क्या समझती हैं आप, ये एक सच्ची कोशिश है या फिर दबाव मिलाने का हरबा है? देखिए अलीना, 3 महीने हो गए इस हुकूमत को, तो आते साथ ही इस पे काम शुरू हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये एक बहुत मुतालबा था काफ़ी देर से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का और बहुत से वकला का हमारे मुल्क में। तो अब जाहिर सी बात है कि अब इस फैसले के बाद अगर आप एक कमेटी बनाएंगे तो आपकी नीयत पे सवाल तो ज़रूर उठेंगे। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये होना तो चाहिए है, चाहे संजीदा हो या ना हो। ये एक बहुत ज़रूरी रिफॉर्म है जिसकी तरफ हमें बहुत पहले चले जाना चाहिए था, क्योंकि एक तरफ हमारे मुल्क में डिबेट हो रही है और बहस हो रही है और बड़ी अच्छी बहस हो रही है कि पार्टी हेड के एक पॉलिटिकल पार्टी में क्या इख्तियारात होते हैं और एक पार्टी, एक शख्स के पास सारे इख्तियारात नहीं होने चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक पार्टी हेड के तहत काम करती है, जहां पे जो चीफ जस्टिस होते हैं पाकिस्तान के, उनके पास सारे इख्तियारात होते हैं कि बेंच पे कौन बैठेगा, केसेस कौन फिक्स करेगा। तो ये जो हमें भूलना नहीं चाहिए, ये जो इदारे हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट, ये हमारे टैक्स पेयर के पैसों से चलते हैं। तो अगर हम ये मुतालबा अपनी सियासी जमातों से करते हैं कि आप ट्रांसपेरेंसी लाएं अपने फैसलों में कि आप किस तरह फैसले करते हैं, आप क्या देख के फैसले करते हैं, आपका अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, तो फिर हम अपनी अदलिया से क्यों नहीं ये सवाल पूछ सकते। और एक और चीज अलीना, क्योंकि ये सवाल, देखिए मैं कोई लीगल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो मुल्क के सेकेंड सीनियर मोस्ट जज हैं वो बेंच पे क्यों नहीं होते जब सियासी मामलात और आईनी मामलात पे प्रोसीडिंग्स हो रही होती है। जो चौथे नंबर पे होते हैं, जो 7वें नंबर पे होते हैं, वो हर वक्त क्यों बेंच पे होते हैं? या जैसे कि लेकिन इस हालात वाकयात को मद्देनजर रखते हुए आपको लगता है कि इस वक्त जो खास तौर पे ये इनिशिएटिव लिया गया है, ये ज्यादा दबाव में लाने की कोशिश है? नहीं, दबाव में क्यों अलीना? देखिए, डिपेंड करता है कमेटी कैसे बनती है। जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मुतालबा है वो ये है कि एक कमेटी, कोई भी ऑप्शन नहीं लेना चाहेंगे? नहीं, मैं कोई ऑप्शन नहीं लेना चाहूंगी इसमें। कोई ऑप्शन नहीं लेना चाह रही हैं। लेकिन हफीजुल्लाह न्याई साहब, आप क्या समझते हैं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर ये अदालती इस्लाहात पे प्रोसीड करते हैं तो वो नतीजा खेज भी होंगी, वो कितनी सीरियस होंगी, कौन मानेगा उनको? और 2/3 के बगैर तो वो कर भी नहीं सकते ना आप चेंज। पहले तो मैं बेनज़ीर साहबा ने जो बातें की हैं मैं बिल्कुल सबको एंडोर्स करता हूँ। ये बदकिस्मती है कि सियासी जमातें जो है ना, इन इस्लाहात के ऊपर भी एक दूसरे के साथ नहीं खड़ी। तहरीक इंसाफ ने नैब कवानीन के अंदर तरमीम की तो क्या की कि हमारी हुकूमत को कोई हाथ ना लगाए, बाकी अब किसी को छोड़े नहीं। अब ये जब करेंगे तो ये कह रहे हैं हमें कोई ना हाथ लगाए, उनको कोई ना छोड़े। अगर आज सुप्रीम कोर्ट के ऑप्टिक्स ये फ़र्ज़ किया जैसे बनते हैं कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फैसले आते हैं तो ये कभी ना तरमीम लाते, ये कहते हैं कि ये बिल्कुल जज ठीक कर रहे हैं काम। मेरा अपना ये ख्याल है कि सारी सियासी जमातों को इससे उठ के पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीज़ें कि जो इदारे जो कि सबसर्विएंट हैं या जो आइन के नीचे आते हैं, उन सारों को रेन इन करना पड़ेगा। एक बड़ा अहम वाक़या हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारे जजेस जो हैं ऑल आर इक्वल, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। अब काजी फायद ईसा जो है एक 100 मोटो सुन रहे थे, तो 100 मोटो के ऊपर चीफ जस्टिस गुलजार साहब थे उस वक्त, उन्होंने 2 रुकनी बेंच था, 3 रुकनी बेंच ने ना सिर्फ ये वो क्वाश किया 100 मोटो, वो जर्नलिस्ट के ऊपर था, आज़ादी सहाफ़त के ऊपर था, और साथ ये फैसला किया जो कि आइन की रूह के और सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट फैसला है
कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज जो है सिवाय चीफ जस्टिस के 100 वोटों नहीं ले सकता। ये आइन में कहीं नहीं लिखा, क्योंकि जजेस को इक्वल राइट दिया गया था। और 184 जो है जिसके ताज 100 वोटों लेते हैं, वो सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए अप्लाई किए। हमने बहुत ज्यादा एनक्रोचमेंट की हुई है, वायलेशन की हुई है, इनको ठीक करना है। और ये सारे तीनों पार्टियों को मुझे सिर्फ ये बता दें, सारी ठीक करना है, इसके ऊपर सबका इत्तेफाक और बड़ी देरीना इत्तेफाक है सर। लेकिन जिन सर्कमस्टेंसेस में ये ठीक करने का कह रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना कि वो एक पार्टी के लिए या एक मखसूस ग्रोह के लिए फेवरेबल हो और दूसरा उससे बिल्कुल बाहर हो। ये कैसे मुमकिन है? अलीना अथर, एक बात सुनते जाए, मुझे एक बात सुनते जाए। मुझे सर आप काइंडली मुझे मेरा जवाब देने दें प्लीज। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। मैं 2 पॉइंट से मुख्तसर वो करना चाहूंगा। देखिए, पहली बात अलीना ये है कि अदालत के अंदर या अदालती इस्लाहात लाने की कौन बात कर रहा है? अदालती इस्लाहात लाने की बात वो लोग कर रहे हैं जो अदालतों से जमानतों के ऊपर हैं, जो सर से पांव तक करप्शन के मुकदमात में डूबे में अदालती इस्लाहात की बात कर रहे हैं। अदालती मफरूर नवाज शरीफ, तो जब ये लोग कोई इस्लाहात करेंगे अदालती, तो क्या आप उनको कहेंगे कि वो नेक नीयत है? वो नेक नीति पे मबनी होगा, अवाम उसको ऐसे देखेगी। दूसरा इनका मसला है, नहीं सर, एक बोलने तो देना, आप बीच में दोबारा बोल पड़ते हैं। सर बात पूरी सुनने दे, मैं आपको भी टाइम दूंगी सर। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे बोलने तो देना। दूसरी बात यह है कि इनका मसला क्या है, इनको अवाम के अंदर सपोर्ट क्यों नहीं मिलती? इसलिए कि ये मसलसल अशराफिया की जंग की लड़ाई कर रहे हैं। ये अदालती इस्लाहात की बात करते हैं ना, 2 महीने पहले अदालती इस्लाहात की बात करते और कहते हैं कि अवाम के मुकदमात यहाँ पे फंसे हुए, 34,000 मुकदमा है, 35,000 मुकदमा है, 50,000 मुकदमा है, अदालती इस्लाहात हो, फिर तो अवाम इनके पीछे खड़ी होती। इन्होंने हमेशा अशराफिया की जंग लड़ी है। जहां पे अशराफिया के हकूक सलब होते हैं, ये सेनेट में भी खड़े हो जाते हैं, कौमी असेंबली में भी खड़े हो जाते हैं, और यही वजह है कि इनको अवामी सपोर्ट थी। और इस वक्त भी जो इनका ये कमेटी बनाने का मकसद है कि अशराफिया को तहफ़्फ़ुज़ दें और अशराफिया के जो जितने भी उनके हकूक हैं। अगर आपका पॉइंट आ गया, मजहर अब्बास साहब आपकी राय? ठीक है मजहर साहब। देखिए, मुझे जो जिस वक्त ये की जा रही है इस्लाहात, वो दबाव लग रहा है कि दबाव के तहत। प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज की? प्रॉब्लम क्या है कि ये रिफॉर्म्स करते हैं और उसके बाद उन रिफॉर्म्स को पॉलिटिसाइज करते हैं। इन्होंने नैब रिफॉर्म्स की और उसके बाद चेयरमैन नैब को कॉम्प्रोमाइज करने शुरू कर दिया। इन्होंने इलेक्शन कमीशन की रिफॉर्म्स की, उसके बाद इलेक्शन कमीशन पे एतराज शुरू हो गया। और ये अक्रॉस द बोर्ड है। और पाकिस्तान की अदलिया का क्या प्रॉब्लम है? पाकिस्तान की अदलिया इंतहाई पॉलिटिसाइज्ड है फ्रॉम द डे वन। वो क्यों लेते हैं इस तरह के मुकदमात? प्रॉब्लम यहां ये हो रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट का ये तासुर बनता जा रहा है कि वो ट्रायल कोर्ट हो गई है। वो अब अपील नहीं सुनती। पहले ट्रायल होता है, अब आप देखें, पहले आप डिस्क्वालीफाई करते हैं, डिस्क्वालीफाई करने के बाद एक आदमी कन्विक्ट होता है, कन्विक्ट के बाद वो अपील कहां करेगा? जहां से वो डिस्क्वालीफाई हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट को अपने आप को रिविजिट करना चाहिए। छोड़े पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट शुड रिविजिट कि हम कितने पॉलिटिकल केसेस लेंगे। मेरा ख्याल है कि ये वक्त है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाएं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को टैकल करे। सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपीलिंग अथॉरिटी होती है, फाइनल अपील उसके पास जाती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को मैटर्स को टेकअप नहीं करना चाहिए। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है और मैं चाहूंगी कि आने वाले दिनों में हम जरा इसके ऊपर यही इमरान खान की क्या पोजीशन थी जब रात 12 बजे अदालत खुली थी? अलीना एक मिनट बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, इन्होंने भी तनकीद की थी। 10 अप्रैल के बाद क्या पोजीशन ली थी? मुझे बात तो कर लेने दिया करें। इमरान खान ने क्या पोजीशन ली थी सुप्रीम कोर्ट के बारे में? बड़ा वक्त कम है, रात को अदालत क्यों खुलती है? जी आज वो पोजीशन दूसरी है। उस वक्त यही पीडीएम की जमातें उसको सपोर्ट कर रही थी सुप्रीम कोर्ट को, आज मुखालिफ हो गई। दोनों तरफ से हमने यही देखा, दोनों तरफ से हमने ये देखा। 26 जुलाई के फैसले में जो आपको इख्तिलाफ था मुख्तसरन बोलिएगा। एक ही फिक्र कहता हूँ, 26 जुलाई के फैसले में जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात जजेस ने लिखी, 3 जजेस ने, उन्होंने कहा जी हम इसमें अपनी पिछले डिसीजन की करेक्शन करना चाहते हैं जो हमारे से गलती हुई। अब आप अंदाजा लगाएं कि उस गलती से हमजा शहबाज के 25 वोट में नहा हुए, कि हमने उसकी तफसील नहीं पढ़ी। अब डिटेल जो शॉर्ट जजमेंट आई है उसकी तफसील पढ़े। इस रियली चशम कुशा है कि हमने वो गलती उसके अंदर लिखा हुआ है। तो जब ये और इमरान खान जब सुप्रीम कोर्ट में जाके कहे कि सुप्रीम कोर्ट मेरा दूसरा घर है,
उसके बाद कोई हंसे रहे। इस्हाक अली निसार साहब की अदालत का ये फिक्र उनका अखबारों में छप चुका है कि जब पेश हुए एक पिटीशन में तो उन्होंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट मेरा दूसरा घर है, आप इस मुल्क के अंदर आप मेरा जीना हराम रखे, मैं आपका जीना हराम रखूंगा। बिल्कुल, आप सबने जो पॉइंट्स उठाए हैं बड़े पॉइंट है। न्यायी साहब, मैं चाहूंगी हम आने वाले दिनों में इसके ऊपर जरा एक तफसीली सेशन रखें और बहस करें इस मामले को, क्योंकि इसमें बड़ी पेचीदगियां हैं। जरा फैला के डिस्कस करेंगे तफसीलन। अभी इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।